सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। वैसे महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता है ना। कुछ जीवन में करना है तो कहा जाता है कि दिल में आंधी और जेब में गांधी होना चाहिए। कौन सी गांधी की बात हो रहा है? यहाँ शिक्षा और संस्कृति लेखक के नाम है महात्मा गांधी। इनके जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गुजरात में एक जगह का नाम है पोरबंदर, वहीं पर हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर एवं आसपास के क्षेत्रों में ही हुई थी। यानी जो पढ़ाई प्रारंभिक हुआ कहाँ हुआ था? जहाँ पर जन्म हुआ था उसी के अगल बगल हुआ था ना। शिक्षा की बात करें तो 4 दिसंबर 1888 करीबन 20 साल के बाद ना वकालत की पढ़ाई हेतु यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन गए थे। 1883 ईस्वी में उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में उनका साथ दिया था। यानी स्वतंत्रता संग्राम में इतना बड़ा नाम गांधी जी का है कि इस काम में उसकी पत्नी कस्तूरबा ने भी साथ दिया था। शादी कब हो गया था? लगभग 14 वर्ष की उम्र में ना। 14 वर्ष की उम्र में गांधी जी का शादी हो गया था। लेकिन फिर भी यानी एक तरह कहेंगे बाल विवाह हुआ था ना, फिर भी अपने विवाह को ये बाधा नहीं बनने दिया और अपने जीवन में जो करना चाहिए किया कि नहीं किया। अठारह से 1914 तक लगभग कितने साल? 21 साल ना। 1893 से 1900 दक्षिण अफ्रीका में रहे, जहां उन्होंने अहिंसा का पहला प्रयोग किया था। याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। गांधी जी ने अहिंसा का पहला प्रयोग कहाँ किया था? अफ्रीका में। 1915 ईस्वी में भारत लौटकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। तो भारत कब आए थे? 1915 में। अब पूरे भारत 2 साल तक पूरे भारत भ्रमण करने के बाद 1917 में पहला आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन किया था। कहाँ पे? चंपारण। चलो इतना तो जानते हो तुम लोग। उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा, स्वदेशी, स्वराज का आंदोलन चलाया था। इनके आंदोलन का नाम ऐसे होता था, सत्याग्रह, अहिंसा, स्वदेशी, स्वराज, ऐसे आंदोलन चलते थे। उन्होंने समाज में अछूतोद्वार सामाजिक समानता के लिए कार्य किया। यानी समाज में जो छुआछूत था इसको हटाने का काम किया और समाज में एक समानता लाने का काम किया। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई। गांधी जी की मृत्यु नहीं हुआ था, इसकी हत्या हुआ था, मार दिया गया। क्या क्या रचना इन्होंने किए थे? तो हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंग्लिश में भी है। ये सेम हिंदी में इंग्लिश में दोनों प्रकाशित बुक मिलते हैं। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उन्होंने हरिजन तथा यंग इंडिया जैसी पत्रिकाओं का भी संपादन किया है ना। हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये सब लिखने के साथ साथ पत्रिका भी लिखे हैं, यंग इंडिया और हरिजन। विशेषताएं, उन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा कहा था, ये इसकी विशेषता है। महात्मा गांधी को महात्मा जो उपाधि है, ये उपाधि किन्होंने दिया था? रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर ये वो नाम है जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, और तब से ये गांधी जी को कहलाए महात्मा गांधी। और कुछ अलग से? वे राष्ट्रपिता के रूप में प्रसिद्ध हुए है भी ना। उनका जीवन सत्य और अहिंसा पर आधारित था, पूरा जीवन सत्य और अहिंसा पर आधारित था। उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी शिक्षा और संस्कृति की अवधारणा व्यवहारिक और जीवन उपयोगी थी।
यानी शिक्षा के बारे में यहाँ जो लिखे हैं तो ऐसी शिक्षा की बात करते थे जो व्यवहारिक हो, ये नहीं कि पढ़ें कुछ करें कुछ, लेकिन हो वही रहा है ना। हम लोग किताबों में कुछ अलग पढ़ते हैं और दैनिक जीवनचर्या में अलग करते हैं। उनका उद्देश्य आत्मा, बुद्धि, शरीर के संतुलित विकास के माध्यम से नैतिक जीवन का निर्माण करना था। वो चाहते थे ऐसा शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर लागू करना जिससे आत्मा का विकास हो, मनुष्य का विकास हो। लेकिन यहाँ सिर्फ डिग्री का विकास हो रहा है ना, रिजल्ट का विकास हो रहा है। बेहतर रिजल्ट सबको चाहिए। पढ़ाई किए कोई गार्जियन भी सपोर्ट करना चाहते हैं अपने बेटा बेटी को, जो चोरी करना चाहते हैं, चीटिंग करवाते हैं। गांधी जी इस पर ध्यान न दे करके नैतिक शिक्षा पर ध्यान देते जिससे मनुष्य का निर्माण हो, आत्मा का निर्माण हो। अभिषेक भी आ जाएगी। आओ जानते इस कहानी में क्या क्या है, पर ध्यान से सुनना, क्योंकि ये निबंध है, कहानी नहीं है, मजा आएगा। निबंध को समझना पड़ता है। निबंध किसी एक बिंदु पर घुमाया जाता है, उस बिंदु पर बात किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी यहाँ पर बात कर रहे हैं शिक्षा के ऊपर कि शिक्षा कैसा होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आखिर ये शिक्षा है क्या। इंटर में भी सेम ही शिक्षा है, लेकिन महात्मा गांधी ने लिखे हैं, उनका लेखक अलग है। बहुत बढ़िया वहाँ भी बात हुआ है। पहले हम लोग यहाँ जानते हैं शिक्षा क्या है। अहिंसक प्रतिरोध करे से अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। यानी वो शिक्षा जो हमें अहिंसा की ओर लेके जाता है, महात्मा गांधी बताते हैं ये सबसे बढ़िया शिक्षा। कौन शिक्षा? अहिंसक प्रतिरोध। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। गांधी जी बताते हैं अहिंसक प्रतिरोध जो होता है सबसे बढ़िया शिक्षा है, ये बच्चों को अक्षर ज्ञान के बाद नहीं बल्कि कब देना चाहिए? अक्षर ज्ञान से पहले, क ख जानने से पहले ये ज्ञान देना चाहिए। कौन सा ज्ञान? अहिंसक प्रतिरोध। यानी हमें किसी चीज का विरोध करना है, मारपीट नहीं, क्या करके? अहिंसक रूप से। आंदोलन भी कैसा? हम नियम के तहत उसका विरोध करें, है ना, अहिंसक प्रतिरोध। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चे को वह वर्णमाला लिखे और संसारिक ज्ञान प्राप्त करे। उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा, सत्य, प्रेम क्या है। कहते कि बच्चों को चाहिए कि जब वो अक्षर ज्ञान सीखे और उसको शब्द बनाए और आगे जाने, इससे पहले उसको पता हो जाना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है और प्रेम क्या है ना। कब पता हो जाना चाहिए? क ख जानने से पहले उसे ये बात पता हो जाना चाहिए। ये बढ़िया शिक्षा है। कह रहा है और आत्मा में क्या क्या शक्तियां छुपी हुई है। जो आत्मा है इसमें क्या क्या शक्तियां छुपी हुई है। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से और सत्य को, कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। यानी बालक के जीवन संग्राम में क्या होना चाहिए कि प्रेम से वो घृणा को समझ जाए कि प्रेम अव्वल दर्जे का है और घृणा नफरत क्या चीज है ना। सत्य से और सत्य को पहचान जाए कि सत्य और सत्य से कितना आगे है ना। कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। इस सत्य का बल का अनुभव करने के लिए कारण ही मैंने सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध में पहले टॉलस्टॉय फॉर्म में और बाद में फिनिक्स आश्रम में बच्चों को इसी ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी। इन्होंने कह रहे हैं कि जब सत्याग्रह का संग्राम मैंने छेड़ा तो इससे हमें बहुत सारे बच्चों को टॉलस्टॉय और फिनिक्स की जो जहाँ लेके गए और वहाँ वही बच्चों को सिखाने का प्रयास किए कि अहिंसा में कितनी ताकत है। अहिंसक होकर और सत्यवादी होकर के सत्य के राह को अपना करके हम क्या क्या कर सकते हैं, ये बच्चों को ये शिक्षा देने की कोशिश किया। गांधी जी बता रहे हैं ना। मेरी राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर के स्थूल इंद्रियों अर्थात हाथ, पैर, आंख, कान, नाक वगैरह के ठीक ठीक उपयोग और तालीम के द्वारा ही हो सकती है।
कह रहे कि बुद्धि की सच्ची शिक्षा, ये कहते हैं कितना ज्ञान है, कितना बुद्धि है, इसकी सच्ची शिक्षा हमारा किसका प्रयोग, हाथ पैर का प्रयोग, आंख का प्रयोग, कान का प्रयोग, नाक वगैरह का ठीक ठीक प्रयोग आ जाए तो इसे हम कहेंगे अच्छी बुद्धि है। दूसरे शब्दों में बच्चों द्वारा इंद्रियों का बुद्धि पूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है, परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ साथ आत्मा की जागृति भी उतनी ही नहीं होगी, तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांगी होगी। कह रहे हैं यदि सिर्फ ज्ञान लिया जाए किसी के बारे में, सिर्फ बुद्धि हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ उसका आत्मा का विकास नहीं हुआ है, मनुष्यता का विकास उसके साथ नहीं हुआ है, तो वो ज्ञान घटिया किस्म का ज्ञान है, कौनों काम करने आने वाला है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहे गांधी जी, कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है? शिक्षा के बारे में कह रहा है कि जो बुद्धि हो रहा है, जो ज्ञान हो रहा है, उसके साथ साथ तुम्हें आत्मा का भी विकास होना चाहिए, है ना। यानी तुम्हारे प्रयोग में भी वो ज्ञान होना चाहिए, ना कि सिर्फ नॉलेज में आना चाहिए। क्योंकि यदि जो हमारे पास नॉलेज है वो हमारा एक्सपेरिमेंट में नहीं है, तो वो नॉलेज सिर्फ भार है, बोझ है तुम्हारे ऊपर, और कुछ नहीं है ना। जैसे मान लो तुमको ये पता है कि सुबह सुबह टहलने से शरीर स्वस्थ रहता है, बात पता है, लेकिन टहलते न हो तो ये बात पता होने का कितना लाभ मिलेगा तुमको, एक हो जरा। अच्छा, क्यों व्यक्ति अगर ये बात पता ना है, वो नहीं जानता है कि सुबह टहलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन तुम जानते हो, और टहलता वो जानबे नहीं करते, क्या टहलेगा, और तुम जानते नहीं, तुम भी टहल नहीं पाते हो, तो बताओ तुम दोनों में कितना ज़्यादा फर्क है, जानने का और नहीं जानने का कोई ज़्यादा फर्क है? गांधी जी यही समझाना चाहते हैं कि जो हमारे पास ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग हमारे पास न है, खाली हम जानते हैं, जीवन में उसका एक्सपेरिमेंट न है हमारे पास, तो हम जो नहीं जानता और हम जानते हैं कोई फर्क न है, उस ज्ञान का हमारे जीवन में कोनो उपयोग न है, उससे कुछ परिवर्तन होने वाला, समझ में आ रहा है बात? गांधी जी बहुत बढ़िया तरीके से इस बात को बता रहे हैं और हम लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। कोई भी ज्ञान हमें सीख जाए, लेकिन हम अपने जीवन में उसको ढालें ना, अपने जीवन में उस ज्ञान का प्रयोग ना करें, तो उस ज्ञान का कोनो काम नहीं है। जो जानता है, जिसको नहीं ज्ञान है और जिसको है, कोनो फर्क नहीं है। ज्ञान तभी तुम्हारे काम का चीज है जब तुम उसका प्रयोग अपने जीवन में करो। समझ में आ रहा है? ये तुम जानते हो कोई बात को, लेकिन प्रयोग नहीं करते हो, अगर कोनो बड़ी बात कुछ नहीं, जानो या नहीं जानो। जो नहीं जानता वो थोड़ा बढ़िया है तुमसे, कारण कि तुम उसको यदि कोई बताया ही बात कि अरे सुबह सुबह टहलने से शरीर बढ़िया रहता है, अच्छा बोल बढ़िया रहता है, तो उसके अंदर इच्छुक जगेगा, हो सके 1-2 दिन कर लेगा। और तुम वाले ये जानते हैं, तुमको यदि कहेगा तो बोलिए हम, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुमसे थोड़ा बढ़िया वो है कौन, जो नहीं जानता है। तुम जानते हो लेकिन करते नहीं हो, तो तुमसे बढ़िया कौन है, जो नहीं जानता है। वही महात्मा गांधी कहते हैं कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग तुम्हारे जीवन में ना है, तो तुमसे कहीं बढ़िया वो है जेकर पास ज्ञान नहीं है। बात समझ में आया? पढ़ लिख करके गलत काम करना तो रस बढ़िया है जो अनपढ़ कर रहा है। ये गांधी जी कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ समझ में आया होगा इस माध्यम से गांधी जी कहना क्या चाह रहे हैं। आया या नहीं नितलेश? आवाज आ रहा है तुम्हारा, लेकिन हम जो पूछ रहे हैं वो नहीं बोल रहे हो। छोड़ो ना, सब थोड़ी पढ़ पाएगा, सबके पास बात है, क्रांति सब करेगा, तुम्हें करना या नहीं, इस पे ध्यान दो ना। तुम 1 घंटा सीधी बैठ नहीं सकते हो, अच्छा से सुन नहीं सकते हो, समझ लो। आगे समझते क्या कहना चाह रहे हैं। वस्तु ही साबित होगा, बेकार घटिया वस्तु ही साबित होगा, ज्ञान जो प्रयोग में ना है। सिर्फ ज्ञान है लेकिन तुम्हारे जीवन में प्रयोग में ना है, तो घटिया वस्तु साबित होगा, बेकार चीज होगा। कह रहे कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है ना। आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब किससे है? हृदय की शिक्षा। इसलिए मस्तिष्क का ठीक ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा होती रहे। ये सब बातें अविभाज्य है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लेना कुतर्क होगा कि उनका विकास
अलग अलग या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। यानी गांधी जी बताना चाहते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब है हृदय की शिक्षा। ये दोनों साथ साथ होता है, अलग अलग नहीं होता है। ये नहीं कि पहले पढ़ लेते हैं ना अच्छा से पूरा और बाद में प्रयोग करेंगे जब पैसा वैसा हो जाएगा तब। अभी पैसा नहीं ना है तभी खाली पढ़ लेते हैं। गांधी जी कहते हैं ये घटिया सोच है। हमारे पास जो नॉलेज है इसका इस्तेमाल नॉलेज होते ही होना चाहिए, और तभी क्या होगा, हमारा अच्छा से विकास हो पाएगा, तभी हम जीवन में डेवलप कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। वरना छितर बितर बेकार कर लेंगे अपना जीवन को हम। कभी कभी भ्रम भी हो जाता है ना, जिस प्रकार एक पतंग को भ्रम हो गया था कि हम ऊपर और नहीं जा पा रहे हैं रस्सी के कारण, ये रस्सी हमको खींच ले रहा है ना। वो रस्सी को कहता है कि तुम्हारे कारण हम ऊपर उड़ नहीं पा रहे हैं। तो रस्सी को लगा अच्छा ठीक है, तो रस्सी टूट गया। अब रस्सी टूट गया, बताओ पतंग ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। हाँ, वो नीचे कचड़े में गिरने वाले हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी भ्रम हो जाता है ना। हमारे जीवन में वही पतंग का काम करता है, हमारे माँ बाप और टीचर। कभी कभी भ्रम होता है इनकी वजह से हम उड़ नहीं पा रहे हैं, इनकी वजह से ऐसी नहीं कर पा रहे हैं। पता है ये लोग नहीं रहेगा तो हम लोग नीचे ही जाएंगे, है ना। तो गांधी जी भी यही शिक्षा के माध्यम से यही बता रहे हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब किसकी शिक्षा है? हृदय की शिक्षा। कहने मतलब वो शिक्षा जो तुम्हारे हृदय को जगाता हो, जो तुम्हारे कर्म को बदल देता हो, वो शिक्षा से मतलब है। और मस्तिष्क का ठीक ठीक विकास भी तभी संभव है जो ज्ञान तुम्हारे पास आ रहा है उसका प्रयोग भी होना चाहिए। शिक्षा से मेरा मतलब क्या है? कर शिक्षा से मेरा मतलब यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के साथ के सभी उत्तम गुणों का प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही, कहते पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पढ़ना लिखना, ये तो शुरुआत है ना। क्या है अंत? वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है, वो शिक्षा का अंत नहीं है पढ़ना लिखना। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए तो मैं बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूंगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए। जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। मेरे मतानुसार इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। इतनी ही बात की आजकल की पढ़ाई, आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यात्रिक ढंग से ना सीखकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी। अर्थात बच्चे प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहेंगे। उस शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाह रहे थे गांधी जी। क्या कहना चाह रहे थे गांधी जी? क्या कहना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, शुरू से ही उसे दस्तकारी सिखाई जाए, जो चीज पढ़े उसको उत्पादन करना सिखाया जाए, है ना। जैसे कृषि विज्ञान पढ़ा तो उसको खेती बाड़ी की बातें सिखाया जाए, करवाया जाए प्रैक्टिकल के साथ साथ, ये ना कि सिर्फ पढ़ाया जाए। अभी हम लोग धातु पढ़ रहे थे तो उसमें देख रहे थे कि इस तरह से निष्ठापन होता है, भर्जन होता है। गांधी जी मानते थे वो ये पढ़ाने के साथ 1 घंटा पढ़ाओ तो 1 घंटा करवाओ वो काम उससे, ताकि वो उत्पादन भी हो और शिक्षा भी हो साथ साथ में। जो अभी चीन में हो रहा है, छोटा छोटा बच्चा वहाँ पढ़ते हैं और उत्पादन करते हैं। इधर 1 घंटा क्लास चला, दूसरे घंटा फैक्ट्री में, 1 घंटा फैक्ट्री में 1 घंटा क्लास में, दोनों काम साथ साथ हो रहा है। गांधी जी यही चाहते थे। लेकिन इससे पहले नाखून क्यों बढ़ते हैं ना, उसमें पढ़े थे। पता नहीं बूढ़े की बात किसको अच्छा लगा या नहीं लगा, उसे गोली मार दी गई। जो गोली बूढ़े को मार दी वो बूढ़े यही थे, महात्मा गांधी ना। ये चाहते थे गांधी जी कि ऐसा कुछ करें। लेकिन अच्छा बढ़िया सोच था। तुम लोग क्या लगता है? हम लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं ना, बहुत सारे चैप्टर में क्या होता है सिर्फ पढ़ लेते हैं। नहीं, गांधी जी चाहते थे नहीं, पढ़ाओ 1 घंटा, तुरंत उसको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज दो। दोनों चीज होगा, शिक्षा भी और उत्पादन भी। होगा कि नहीं होगा? नहीं तो तुम पढ़ाते अलग से हो, लेबर अलग जाके खोजते हो। अब जो लेबर है बेचारा पढ़ल ना है, जो पढ़ल है वो काम कर नहीं रहा है, तो पढ़ाई भी तुम्हारा कोई काम का नहीं हो रहा, खाली नॉलेज हो रहा होगा। और उस तरह का लेबर जब फैक्ट्री में काम करता है तो पढ़े लिखे लगता है तो यहाँ तो मूर्खों काम कर रहा है, तो हम पढ़े लिखे का है, तो लगता है ये काम मूर्ख वाला है, तो मजा नहीं आ रहा करने में।
यानी शिक्षा के उद्देश्य कह रहे थे कि जो शिक्षा हो वो उसको करवाया भी जाए। आगे तो क्या बता रहे हैं, कह रहे कि मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। गांधी जी कहते थे कि कोई पढ़ाई लिखाई हम चाहते कोई कॉलेज और कोचिंग सेंटर में ना हो, जो भी पढ़ाई लिखाई कहाँ हो, उद्योग में और फैक्ट्री में हो। यानी कॉलेज अलग से और कोचिंग अलग से बनाकर वहाँ बच्चों को ना पढ़ाया जाए। गांधी चाहते थे कि हम चाहते कि शिक्षा कहाँ हो, फैक्ट्री में हो, उद्योग में हो, बच्चे पढ़ेंगे भी और काम भी करेंगे, उत्पादन भी होगा। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने, घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। गांधी जी कहते थे कि हम चाहते थे कि प्रारंभिक शिक्षा में क ख आ ABCD नहीं। प्रारंभिक शिक्षा में क्या पढ़ाना चाहते थे गांधी जी? गांधी चाहते थे, हम चाहते कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई के पढ़ाई पढ़ाए, उसको साफ सफाई कैसे रखें, तंदुरुस्ती स्वस्थ कैसे रहें, भोजन शास्त्र भोजन कैसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अपना काम आप करने को सिखाओ, घर पर माता पिता का मदद करने की बात बताओ, है ना, ये सब चीजें शामिल करो प्रारंभिक शिक्षा में। लेकिन यहाँ प्रारंभिक शिक्षा में बड़का को लिख के देता, घुमाओ बड़का को पर, ये प्रारंभिक शिक्षा है, ओ ABCD। गांधी जी मानते थे ये प्रारंभिक शिक्षा नहीं। हमारा मतलब है प्रारंभिक शिक्षा कौन शिक्षा होना चाहिए? साफ सफाई की शिक्षा, भोजन शास्त्र की शिक्षा, तंदुरुस्ती का शिक्षा, यानी कि स्वस्थ फिटनेस ना। गांधी चाहते थे ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं है। गांधी जी बताते हैं अभी के हम लड़कों को देखते हैं, लड़कियों को देखते हैं, उसको कोई ज्ञान नहीं है। किसका? स्वच्छता का कोई ज्ञान नहीं है कि साफ सफाई नहीं रहने से क्या होगा नहीं होगा, उसे कोई नॉलेज इसका नहीं है। स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं है और वे शरीर से कमजोर होते हैं। इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिलवाऊंगा। इस प्रकार कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में कल्पना यह है कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हों। इससे नगर और ग्राम के संबंधों को एक स्वास्थ्यप्रद और भौतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित व्यवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे हमारे देहात गांव, इससे हमारे देहातों का दिन दिन बढ़ने वाला हरास रुक जाएगा। एक दिन ऐसी अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद पड़ेगी जिसमें गरीब अमीर का प्राकृतिक भेद ना हो और हर एक के लिए गुजर के लायक कमाई और स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन हो। और ये सब किसी भी भयंकर और रक्त रंजित वर्ग युद्ध अथवा बहुत भारी पूंजी के व्यय के बिना भी हो जाएगा। गांधी चाहते थे कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिसमें गरीब और अमीर का भेद मिट जाए, लोगों में ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ ना लगे बल्कि अच्छा जीवन जीने की होड़ लगे। लोग फिटनेस की कंपटीशन करे कि हम ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं या आप ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, इसकी होड़ लगे। ये नहीं कि स्वास्थ्य का कोई ध्यान ही ना दिया जाए, क्योंकि मेन धन तो यही है। आजकल लोगों में ऐसे कंपटीशन अमीर होने के पैसा कमाने के लगा है कि शरीर का कोई ध्यान ही नहीं रहता है। गांधी सच ही कहा है। आजकल के लड़कों को देखता हूँ तो उसे ना तो कोई स्वच्छता का ज्ञान है ना स्वावलंबन का कोई ज्ञान है। वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं और उसका प्रारंभिक शिक्षा कोनो क्रम का नहीं रहता है। सही बात कर रहे हैं। आज तुमको क्या लगता है गांधी जी का ये बात लागू होना चाहिए था? यदि लागू होता तो आज हम लोग भी शरीर के बारे में बहुत अच्छा जानकारी रख पाते। हमारा ही शरीर, घर में मशीन वो रहता है तो मशीन में कहाँ की गड़बड़ी वो जान जाते हैं, जानते ही नहीं जानते हैं। और इस शरीर के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। नॉर्मली बात है ना, हम लोग बस जैसे खाने पीने के बारे में कुछ चिंता ही नहीं रहता, कुछ खा लेते हैं भूख लगने पर।
देखिए सबसे बड़ी बात यही है, गांधी बहुत बढ़िया बात यहाँ रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कह रहे कि भारत जैसे विशाल देश का यांत्रिकरण किया गया तो इन दोनों बातों में से एक तो जरूर होगी, मेरी योजना में विदेशों से मंगवाई हुई मशीनरी या वैज्ञानिक और यांत्रिक दक्षता पर भी लाचार होकर निर्भर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी बात यह है कि बड़े बड़े विशेषज्ञों की बुद्धि की जरूरत न होने के कारण एक तरह से जनसाधारण की भागी का निपटारा स्वयं उन्हीं के हाथों में रहेगा। गांधी चाहते हैं ज़्यादा मशीनों पर निर्भरता ना हो, छोटा छोटा उद्योग रखा जाए, बड़ा बड़ा उद्योग ना खोला जाए। बड़ा बड़ा उद्योग खोलने से क्या होता है, गांव के गरीब लोग शहर चले जाते हैं, घर द्वार छूट जाता है उसका। गांधी जी चाहते हैं कि छोटा छोटा उद्योग बनाओ और गांव गांव में बना दो, ताकि गांव के लोग अपना अपना काम छोटा छोटा घरे पर कर लेगा। लेकिन यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री शहरों में बना देता है, गांव में कोई छोटा उद्योग बचवे नहीं करता है, तो सब लोग कमाने कहाँ जाना पड़ता है? शहर जाना पड़ता है। तो गांधी जी का सोच था कि कुटीर उद्योग होना चाहिए, ताकि गांव के लोगों को काम कहाँ मिल जाए? गांव में ही मिल जाए, छोटा छोटा काम रहेगा। आगे बता रहे हैं कि जब भारत को स्वराज मिल जाएगा तब शिक्षा क्या ध्येय होगा? चरित्र निर्माण में, साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास करने की कोशिश करूंगा। पर यह साक्षरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। साक्षरता मतलब पढ़ना लिखना, जो हम पढ़ लिख लेते हैं, एक से ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वावलंबन को समझे, स्वच्छता को समझे, है ना, इंसानियत को समझे। एक से ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई लिखाई ज्यादा जरूरी है। लेकिन आजकल ये सब दूर दूर भी नजर नहीं आ रहा है। आगे कह रहे हैं किताबी ज्ञान तो उस बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र है। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। गांधी जी बता रहे हैं यदि मनुष्य का चरित्र निर्माण हम कर दें, मनुष्य का यदि चरित्र निर्माण हम कर दें, उसको संस्कारी बना दें, तो वो लोग अपना समाज अपने आप संभाल लेगा। सरकार को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत इसमें फिर नहीं पड़ेगा। जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथों में समाज के संगठन का काम मैं खुशी से सौंप दूंगा। मैं चाहता हूं कि उस भाषा, यानी अंग्रेजी की बात कर रहा है, उस भाषा जो अंग्रेजी में और इसी तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार भरा पड़ा है उसे राष्ट्र अपनी ही देसी भाषाओं द्वारा प्राप्त करे। गांधी जी कहते हैं कि देश में अंग्रेजी को लागू ना कर दो, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं। तुम्हें लगता है कि अंग्रेजी में बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है, तो उस ज्ञान को तुम हिंदी में अनुवाद कर दो और वो बच्चों को दे दो। बहुत अच्छा विचार था ना, लेकिन यहाँ अंग्रेजी ही रटवाया जाता है ना। अंग्रेजी का ही पोयम बच्चों को भले कुछ न बुझाए कि वो बक रहे हैं, हम रट लेगा उसको, यही किया जा रहा है। गांधी जी कहते थे यदि तुम्हें लगता है इसमें बहुत बड़ी ज्ञान है तो उस ज्ञान को हिंदी में रूपांतरित करो और बच्चों को वही ज्ञान दो। अरे भाषा तो एक माध्यम है ना ज्ञान का, तो जरूरी है कि अंग्रेजी में रटी लें, हम अपनी भाषा में लें। गांधी जी हिंदी का नाम ना लेकर ये कह रहा है कि अपनी ही देसी भाषा में लें, जो उसका देसी भाषा है उसी भाषा में उसको ज्ञान दो, दूसरा थोपो मत। आगे कहते हैं मुझे रविंद्रनाथ की अपूर्व रचनाओं की खूबियां जानने के लिए बांग्ला सीखने की जरूरत नहीं है। रविंद्रनाथ की चर्चा कर रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, कहते हैं उनकी रचनाओं को जानने बारे में, उसके ज्ञान को जानने के लिए मुझे बांग्ला सीखने की जरूरत नहीं है। वो बांग्ला को हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा, हम हिंदी पढ़ के जान जाएंगे, है ना। वे मुझे अच्छे अनुवादों से मिल जाती है। गुजराती लड़कों और लड़कियों को टोल्स्टॉय की छोटी छोटी कहानियों से लाभ उठाने के लिए रूसी भाषा सीखने की जरूरत नहीं है ना। वे तो उन्हें अच्छे अनुवादों के जरिए सीख लेते हैं। अंग्रेजों को यह गर्व है कि संसार में जो उत्तम साहित्य उत्पादन होता है वह प्रकाशित होने के लिए एक सप्ताह के भीतर सीधी साधी अंग्रेजी में उस राष्ट्र के हाथों में आ जाता है। शेक्सपियर और मिल्टन ने जो कुछ सोचा या लिखा है उसके उत्तम भाग को प्राप्त करने में। गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेजों को इस बात का गर्व है कि संसार में जो भी बेहतर चीज लिखा जाएगा, भले कोनो भाषा में लिखा है, एक सप्ताह के अंदर अंग्रेजी में आ जाएगा। उन्होंने प्रचलन चला दिया। हमारे देश में क्या है, जो उत्तम भाषा में आ गया वह भाषा में रट लो, तो बताओ वो ज्ञान उतना बढ़िया से ले पाएंगे?
जिसे किताबी भाषा में कोई डिफिनेशन को रटना और उस डिफिनेशन को ये टीचर तुम्हारे भाषा में समझा दे, मजा आता कि नहीं? क्या ही बड़ी आसान लगा। लेकिन वे हर रटवा दे तो सर याद ही ना होता है, रट भी लेंगे तो भूल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? गांधी क्या कहना चाहते थे कि यदि कोई नॉलेज किसी अन्य भाषाओं में है तो उसी भाषा को ना रटवाया जाए, क्या किया जाए? उसी भाषा को ट्रांसलेट करके यहां पर देसी भाषा में दिया जाए। लग रही इतनी अच्छी अच्छी बातें गांधी जी की थी तो फिर क्यों नहीं माना गया ना? उसके उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत क्यों है? यह अच्छी मितव्ययिता होगी यदि हम विद्यार्थियों को एक अलग वर्ग ऐसा रख दें जिसका काम यह हो कि संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं में से सीखने की उत्तम बातें वह जाने ले और उसका अनुवाद करे। उसको गांधी जी कहना चाहते थे कुछ स्टूडेंट का ग्रुप बना दो विद्यार्थियों को, और उसको वो सिर्फ ये पता करेगा कि जो दुनिया का उत्तम भाषा है और जो बहुत बेहतरीन नॉलेज है उसको ट्रांसलेट करिए देसी भाषा में, और तुम उस भाषा में बच्चों को दो। लेकिन भारत में नियम है कि डॉक्टर बनना है तो अंग्रेजी में ही बनोगे, हिंदी पढ़ के नहीं बनोगे। अच्छा बताओ अकरम, अंग्रेजी का कोई मतलब है डॉक्टरी से? हिंदी में सीखकर किया जा सकता कि नहीं? लेकिन नहीं, बिना अंग्रेजी को पाइए ना है। ये गलत है कि नहीं? गांधी जी के अनुसार देसी भाषा में होना चाहिए था ना, इंजीनियरिंग और वकालत भी और डॉक्टरी भी। गांधी जी यही चाहते थे। लेकिन आगे देखो क्या है। अरे उनके अनुवाद देसी भाषाओं में करके देता रहे। यह बात मेरे विचार में भी नहीं आ सकती कि हम कूप मंडूक बन जाएं या अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लें, मगर मेरा नम्रतापूर्वक यह कथन जरूर है कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए। गांधी जी बताते हैं हम ये नहीं कहते हैं कि दूसरे भाषा का मजाक उड़ाओ, दूसरे भाषा को नहीं पढ़ो, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं दूसरी भाषा का सम्मान अपनी भाषा के सम्मान के बाद करो। दूसरे संस्कृति की इज्जत अपनी संस्कृति की इज्जत करने के बाद करो, पहले अपना। लेकिन यहाँ तो उलट हो रहा है। गांधी जी कहना चाहते थे पहले हमारी भाषा, उस भाषा के ज्ञान को उस भाषा में रट कर नहीं बल्कि उस भाषा को अनुवाद करके अपनी भाषा में लेंगे, है ना। गांधी कहते थे हम ऐसा नहीं कहते तुम उसका अपमान करो, लेकिन पहले अपनी का सम्मान करो ना। कहते पहले हरगिज नहीं, पहले हरगिज नहीं, अपना सम्मान करने के पहले दूसरे का सम्मान नहीं। मेरा दृढ़ मत है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। महात्मा गांधी बताते हैं दुनिया में चाहे कोई भी भाषा रहे, कोई भी संस्कृति रहे, उतना रत्न भंडार नहीं है उसमें जितना हमारी संस्कृति में है। अरे हमें दूसरे की भाषा रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरों को हमारी भाषा रटने की जरूरत है। इसमें ज्ञान की खजाना भरा पड़ा है। गांधी जी इस महत्व को समझते थे। हमने उससे जाना नहीं है, हमें तो उसके अध्ययन को तुच्छ मानना और उसका मूल्य कम करना सिखाया गया है। हमने उसके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है। उसका ज्ञान हो मगर उस पर अमल ना किया जाए तो वह मसाले में रखी हुई लाश जैसी है, जो शायद दिखने में सुंदर हो परंतु उससे कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नहीं होगी। गांधी बताते हैं हमारी संस्कृति बहुत बड़ी है, दुनिया में इतना कुछ है ही नहीं जितना हमारी संस्कृति है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति से प्रेम करना कोई सिखाया ही नहीं है। हमें अपनी संस्कृति को तुच्छ करना सिखा दिया है। हमारी संस्कृति है तो बहुत बड़ी मिसाल, लेकिन हम उससे सीखेंगे, जानेंगे, उसको अमल करेंगे तब ना। गांधी जी बताते हैं कि इसमें अमल करना कुछ सिखाया ही नहीं है। आगे बता रहे हैं मेरा धर्म जहां यह आग्रह रखता है कि स्वयं अपनी संस्कृति को हृदयांकित करके उसके अनुसार आचरण किया जाए, क्योंकि वैसा ना किया जाए तो उसका परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा। वहाँ वह दूसरी संस्कृतियों को तुच्छ समझने या उनकी उपेक्षा करने का निषेध भी करता है। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरे का बहिष्कार करने की कोशिश करती है।
कह रहे कि हम अपने को, अपने संस्कृति को समझें, इसको माने। हम ये नहीं कहते हैं कि दूसरे संस्कृति का विरोध करें। गांधी जी ये भी बताते हैं कि हमारा मत है कि यदि कोई संस्कृति किसी दूसरे संस्कृति का बहिष्कार करता है तो वो संस्कृति भी धरती पर नहीं रहेगा। इसलिए हम अपने संस्कृति का सम्मान करें, दूसरे का भी सम्मान करें, लेकिन पहले अपने करने के बाद करें। समझ में आ रहा कि नहीं? इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे या जबरन यहाँ आए घुसे थे, इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। मुझे जिस बात में दिलचस्पी है वह यह है कि मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए और मौजूदा पीढ़ी वाले हम लोग उस मिलावट के ही उपज हैं। गांधी जी बता रहे हैं कि आर्य लोग भारत के ही हैं या कहीं से आया, यार भारत में बस गया, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, यार कुछ भी हो, क्या मतलब। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि हमारी जो पूर्वज थे उनके साथ बड़ी अच्छा से घुल मिल गए और हम लोग जो भी हैं उन्हीं लोगों के मिले जुले का परिणाम है। आगे गांधी जी बताते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाए और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाए। मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, मगर मैं उनमें से किसी के झोंके में उड़ नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा, स्त्री पुरुष जितना चाहे अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषा सीखे और फिर उनसे यह आशा रखूंगा कि वे अपनी विद्वता का लाभ भारत और संसार को उसी तरह दे जैसे बोस राय स्वयं कविवर दे रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि एक भी भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी उपेक्षा करे, उस पर शर्मिंदा हो या अनुभव करे कि वह अपनी खुद की देसी भाषा में विचार नहीं कर सकता या अपने उत्तम विचार प्रकट नहीं कर सकता। गांधी जी कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे देश के लोग दूसरी भाषा को सीखे, जाने, विद्वता प्राप्त करे, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्रता पूर्वक रहे। लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो दूसरी भाषा सीखकर मेरी ही भाषा भूल जाए, मेरी मतलब मातृभाषा भूल जाए वो, और इन्हें हिंदी बोलने में उसको शर्म आए, मैं ये कदापि नहीं चाहूँगा। बात समझ में आ रहा है? गांधी जी बताना जो चाहते हैं, तुम अंग्रेजी पढ़ो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हिंदी की बुराई मत करो, हिंदी बोलने से शर्म मत करो। गांधी के मेन बात कहने का ये सर है, लेकिन कुछ लोग हैं इसे तो मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाए। मैं नहीं चाहता दूसरी संस्कृति यहाँ आए नहीं करे, दूसरी भाषा यहाँ आए बोले, तुम फारसी तमिल सब बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि तुम हिंदी का अपमान करो। ये हमारी राष्ट्रभाषा है ना, राष्ट्र से जुड़ी हर चीज हमें माँ की तरफ पवित्र लगता है। यदि देशभक्ति है तो लगता है या नहीं? तुम लोग को लगना चाहिए। आगे कह रहे हैं मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। गांधी बताते मेरा जो धर्म है वो कैद खाने का धर्म, भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों का सामंजस्य की प्रतीक है जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। वह अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों को हजम कर लेती है और जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं है बल्कि कृत्रिम और जबरदस्ती का एकता की ओर है। जी बताते हैं हम मेल भाव रखने वाली संस्कृतियों में हैं, है ना। मेल हो करने के मतलब जो भी संस्कृति हम सबका सम्मान करेंगे, सबका इज्जत करेंगे, लेकिन हमारी संस्कृति माँ के समान पवित्र रहना चाहिए सभी के लिए। पूरी बात में गांधी जी बस ये बताना चाह रहे थे कि हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। सही शिक्षा क्या है? तो सही शिक्षा हमें शारीरिक ज्ञान, शुरुआती शिक्षा गांधी जी ये बताते शारीरिक ज्ञान होना चाहिए ना। अब इसके साथ तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सिखाना क्यों जरूरी है। इंद्रियों का नहीं मतलब नाक, कान, जीभ, आँख, है ना।
तो अच्छा, ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों का सही सही उपयोग हमें क्यों सीखना चाहिए गांधी जी के अनुसार? शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? शिक्षा क्यों जरूरी है? सिर्फ ज्ञान हो जाने से क्या हो जाएगा ना? यदि तुम्हें कोई ज्ञान है, उस ज्ञान का तुम्हारे जीवन में प्रयोग ही नहीं है, तो ज्ञान तुम्हारा पर क्या है? बोझाल अदैल है। उससे बढ़िया की रहता तुम नहीं जानता ना। ये कोई चीज तुम जानते हो लेकिन जीवन में प्रयोग नहीं है, तो ओकरा से बढ़िया क्या होता? तुम नहीं जानता, बढ़िया रहता। क्यों बढ़िया रहता? यदि कोई बताता, कभी इंटरेस्ट आता कि अच्छा ऐसा होता है, और तुम जानते हो, क्या बोलोगे? हाँ अरे हम जानते हैं। तो सबसे बढ़िया क्या है? यदि कोई चीज तुम जान रहे हो तो हर हाल में उसको जीवन में प्रयोग करो। फायदा तभी मिलना है। डॉक्टर के पास दवाई ले आएंगे और घर में रख देंगे, कोनो काम का है क्या जब तक तो उस शरीर में नहीं जाएगा, है ना? उसी प्रकार यदि टीचर के पास से हम ज्ञान जाके ले लेते हैं लेकिन उस ज्ञान का कोई प्रयोग नहीं करते हैं, कोई लाभ मिलने वाला है? खाली पैसा बर्बाद कर रहे हैं ना हम लोग। यदि टीचर के पास जा रहे हैं, वहां सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जीवन में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? खाली पैसा बर्बाद हो रहा है। इसका मतलब वही हुआ, रोज मेडिकल जाओ और 100 रुपये की दवाई ले आओ, लेकिन यूज नहीं करना है, खाली ला के रखना है। तो क्या कर रहे हैं? पैसा बर्बाद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? वो तो दिख जाता है माँ बाप को, क्या रे दवाई लाया तो नया फेंक कर दिया करा, खाली पैसा बर्बाद करता है। लेकिन तुम्हारा कंपिया तो देख नहीं पाता है कि तुम कौन चीज सीखी गया, बर्बाद कर दिया, पढ़ रहा है। गांधी जी भी यही बताना चाह रहे थे। टूटी फूटी कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। आया कि नहीं आया?